लैपटॉप कौन सा ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, क्या क्या होना चाहिए उसमें। जैसे ही 12th क्रॉस किए और जैसे कॉलेज में जाने वाले होते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अब जैसा भी बोलूँ, आपको सुनना होगा तो आप सुनोगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो, और नहीं सुनना होगा तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। वैसे क्योंकि जब कोई इंसान आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहता है ना, मेरा एक हैबिट है कि मैं थोड़ा सा बेस्ट खरीदने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं होता भाई, उनके चक्कर में ना तुम पिस जाओगे। बट वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना, और एक तो यार तुम काम भी करते रहते हो ना, तो काम, चूँकि मुझे पता था कि भाई मैं अगर इनकी बात में आऊँगा ना तो आगे मैं बहुत पछताऊँगा। पता नहीं था यार, मतलब जितना उस समय दिमाग में चलता था ना, 16-17 साल से मैं इन सब चीज़ों से मतलब भुगतते आ रहा हूँ। वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, जो कि शायद हर उस स्टूडेंट के लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, उस पर्सन के लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर फील्ड में एंट्री कर रहे होते हैं, या आफ्टर 12th CSIT डिपार्टमेंट वगैरह जैसे कंप्यूटर रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो उनके लिए सबसे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि हम लैपटॉप कौन सा ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, क्या क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के बहुत सारे उनके मन में डाउट होता है, और बहुत सारे वो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस बारे में, ठीक है। कुछ लोग तो होते हैं कि जैसे ही 12th क्रॉस किए और जैसे कॉलेज में जाने वाले होते हैं तो उसी समय वो लोग सोच लेते हैं कि हम लैपटॉप ख़रीदेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों में जा रहे हैं, तो वो शुरुआत में ही लैपटॉप ख़रीद लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने पढ़ाई के बीच में लैपटॉप ख़रीदते हैं, बट CS एंड IT वाले एक लैपटॉप ज़रूर ख़रीदते हैं, ठीक है। तो उस समय कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भैया हम कौन सा लैपटॉप ख़रीदें, कैसे क्या होना चाहिए उसमें, ऐसा वैसा करके। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी दूंगा, जो कि चूँकि मैं भी CS एंड IT डिपार्टमेंट से ही हूँ, कम से कम 17 साल 15-16-17 साल के आसपास मुझे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जो कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जब मैंने लैपटॉप, अच्छा पहले कुछ ऐसे बता रहा हूँ ना, वैसे ये वाला जो वीडियो है ये मैं चौथी बार शूट कर रहा हूँ। शुरुआत में जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो बीच बीच में बहुत बोलने में अटक जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब जैसा भी बोलूँ, आपको सुनना होगा तो आप सुनोगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो, और नहीं सुनना होगा तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। वैसे ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहता है ना, तो वो वीडियो आपको ज़रूर सुननी चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या बता रहा है, ठीक है। और ज़रूरी भी ये नहीं होता कि सबके एक्सपीरियंस सही हो, करेक्ट हो हमेशा, ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल जब कुछ बता रहा होता है अपने एक्सपीरियंस से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार उसको सोचना चाहिए, ठीक है। देखो, शुरू में जब मैं लैपटॉप ख़रीद रहा था ना, तो मैं भी एक नॉर्मल मीडियम फैमिली से आता हूँ, और जब हम शुरू में लैपटॉप ख़रीदते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने घर के पैसे से ख़रीदते हैं। मैंने भी अपने घर के पैसे से ख़रीदा था, अपने मम्मी पापा से ख़रीदवाया था, ठीक है। तो उस समय जब मैं ख़रीदवा रहा था तो मुझे आसपास के काफ़ी सारे लोग, अब चूँकि मैंने घर में, चूँकि मुझे थोड़ा उस समय लैपटॉप के बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि भाई हमारा प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम वगैरह थोड़ा ठीक ठाक होने चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ जैसे हम सॉफ्टवेयर चलाते थे कॉलेज वगैरह में, तो वो उतने प्रॉपर अच्छे से चलते नहीं थे कॉलेज के लैपटॉप वगैरह मतलब सिस्टम वगैरह में, क्योंकि वो बेसिक सिस्टम होता है, ठीक है। और कॉलेज वगैरह में तो यार मतलब बीच बीच में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते रहते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह, तो फिर वहाँ के पूरा सिस्टम को विशेट कर देते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह डालने के लिए एग्ज़ामिनेशन वाले, ठीक है। तो एक ऐसे कंडीशन में एक CSIT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को लैपटॉप वगैरह ख़रीदना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद के लिए, क्योंकि उनका ट्रेनिंग वगैरह, उनका कोडिंग वगैरह हर चीज़ लैपटॉप से ही होना है उनका काम, ठीक है। तो उस समय जब मैं ख़रीद रहा था तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि यार थोड़ा सा ठीक ठाक सिस्टम लेना है, तो मैंने अपने एक एस्टिमेट अपने हिसाब से घर में बोला था कि मुझे कम से कम 30-35 हज़ार तक का लैपटॉप ख़रीदना पड़ेगा, इस टाइप का, ठीक है, या ख़रीदना चाहिए इस टाइप का।
ऐसा कोई बड़ा डिमांड नहीं था, ज़रूरत था। और कोई भी जब चीज़ आप ख़रीदते हो ना, तो मेरा एक हैबिट है कि मैं थोड़ा सा बेस्ट ख़रीदने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि पैसा वैसा थोड़ा सा वो करके एकदम लो लेवल में चले जाएं, फिर बाद में हम उसको उस चीज़ के लिए ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है करके रोते रहें, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो घर वालों को थोड़ा सा पैसे ज़्यादा भी लगते हैं कि यार इतना ज़्यादा पैसे से लैपटॉप, जबकि उनको अब मार्केट में तो उनको भी पता है कि मार्केट में 22-25 हज़ार तक लैपटॉप आ जाता है, कुछ भी ऐसा वैसा टाइप का एक बेसिक सा लैपटॉप। लेकिन उनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं होता। आसपास के लोगों से भी जब बात करते थे तो फिर आसपास में कुछ लोगों के पास जो लैपटॉप होते थे वो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे और वो कहते थे कि यार इतना हैवी वाला मत ले, अभी काम चलाने के लिए ये वाला ले ले। भाई उनके चक्कर में ना तुम पिस जाओगे, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि भाई कुछ लोग हो सकता है ये मुझे बोलें कि यार किसी के घर में पैसे हैं, किसी के घर में पैसे नहीं हैं, कोई कौन कंडीशन कैसा है। तो वो शुरुआत में ही एकदम हैवी लैपटॉप अगर ख़रीद रहा है तो हो सकता है मनी इशू आए उनको इस टाइप का, ठीक है। पर यार बार बार आगे लाइफ में उस पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर के बार बार जो आप पेन फील करते हो ना कि यार मेरे लैपटॉप में ये नहीं है, मेरे लैपटॉप में वो नहीं है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, इतना लैग मार रहा है, इतना स्लो हो रहा है, वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कि लगता है यार शुरुआत में मैं अच्छा सिस्टम, अच्छा एक लैपटॉप ख़रीद लेता तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता मेरे लिए। इस टाइप का थोड़ा रुक जाता, थोड़ा पैसे इकट्ठा कर लेता, उसके बाद ख़रीदता एक अच्छा लैपटॉप, तो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहता। ये जो आज मैं इतना इरिटेट हो रहा हूँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, सॉरी, कि सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। और एक तो यार तुम काम भी करते रहते हो ना, तो काम का भी प्रेशर रहता है, ऊपर से आपके पीछे में जो अथॉरिटी बैठे हुए हैं वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि ये काम मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। और आप अपना खुद का भी अगर कुछ काम करते रहते हो तो भी बहुत दिक्कत होने लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आजकल तो टेक्नोलॉजी हर दिन अपग्रेड हो रही है भाई, हर दिन। तो मेरे को ऐसा सॉरी, मुझे ऐसा बोलते थे लोग कि 25-26 हज़ार वाला लैपटॉप ख़रीद ले, ऐसा ऐसा करके एक बेसिक सा लैपटॉप इस टाइप का। तो फिर चूँकि मुझे पता था कि भाई मैं अगर इनकी बात में आऊँगा ना तो आगे मैं बहुत पछताऊँगा इस टाइप का, तो फिर भी मैं कैसे भी करके 35-36 हज़ार के आसपास तक एक लैपटॉप ख़रीदा था। तो मैं वही बता रहा था कि शुरुआत में लोग, आसपास के लोगों को उतना टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं होता, तो वो आके आपके घर में बोलते हैं, तो घर वालों को लगता है कि यार तू बहुत बड़ा हैवी लैपटॉप खरीद रहा है, ज़्यादा पैसे का लैपटॉप खरीद रहा है, ऐसे टाइप का, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान रखें जब भी आप नया लैपटॉप ख़रीदते हैं या अपने लिए ख़रीदने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप CSIT डिपार्टमेंट से हैं, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या IT डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको मेरी इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। बाकी सब चीज़ आपके ऊपर होता है, आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो ख़रीदने की कोशिश करना, ठीक है। अगर वहाँ तक नहीं जा पाते एकदम लेटेस्ट, तो उससे एक नीचे जनरेशन में जाना, ठीक है। और अभी कोर 9 i9 ऐसा चल रहा है, कोर i9 कुछ आ गया है, और उससे पहले कोर i7 शायद था, और कोर i5 भी था। तो जब मैं ख़रीद रहा था ना, तो कोर i5 उस समय लेटेस्ट चल रहा था, तो मैंने कोर i5 को ही परचेस किया था। मतलब कोर i5 होना चाहिए प्रोसेसर उसमें लैपटॉप में, इस तरह से, ठीक है। अगर आप एकदम टॉप में नहीं जा सकते, क्योंकि जितना आप लेटेस्ट जनरेशन में आगे बढ़ते हो ना, उतना लैपटॉप का आपका जो प्राइस है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो लेकिन जितना आप अगर आपके पास सपोज़ लैपटॉप ख़रीदने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा रुक भी सकते हो, थोड़ा सा अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हो और थोड़ा लेट ख़रीद लो, लेकिन बेस्ट सिस्टम ख़रीदो। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि बाद में जो आपको पेन फील होता है ना छोटे छोटे चीज़ों के लिए, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ठीक है।
और क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए कोर i9 या उससे नीचे कोर i7। अगर मैं अभी ख़रीदता तो कोर i9 के लिए अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो कोर i7 तक जाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो उसमें होना चाहिए, एक तो ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए यार, ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड बहुत सारे लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड जो उसके मदरबोर्ड के साथ, प्रोसेसर वगैरह के साथ इनबिल्ट आता है, लेकिन वो एक बेसिक सा ग्राफिक कार्ड होता है जिसमें भाई लगभग ना के बराबर कुछ वो होता है। बस नॉर्मल सिस्टम विजुअल GUI उसमें देखने को मिलता है और थोड़ा बेसिक सा काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड को थोड़ा अच्छे से रखना, कम से कम 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB या 4 GB, कम से कम 2 GB या ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB, ठीक है। आप उससे भी ज़्यादा जा सकते हो, बट एकदम भी ज़्यादा जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, चूँकि मेरे को उतना भी याद नहीं, पता नहीं था यार, मतलब जितना उस समय दिमाग में चलता था ना, जितना समझ में आता था उतना ही तो सोच पाओगे तुम, ठीक है। तो कम से कम 4 GB ग्राफिक्स कार्ड तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जो उसका प्रोसेसर का जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए, ठीक है। i9 या i7 होना चाहिए, ठीक है। और जो रैम है सबसे, और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रैम, ठीक है। जब मैं ख़रीद रहा था तो मुझे कहते थे लोग कि 2 GB रैम इनफ है, 2 GB रैम इनफ है, फिर भी मैंने थोड़ा जिद विद करके 4 GB रैम खरीदा। भाई सच बताऊँ ना, 4 GB रैम आज के डेट में कुछ नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। 4 GB रैम कम से कम आपके में, अभी वैसे मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, लेकिन 8 GB रैम भी इनफ नहीं है, ठीक है। रैम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, ये तीनों बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर में, ठीक है। तो जो रैम होता है वो कम से कम आपको 8, मतलब अगर आप IT डिपार्टमेंट से हो और आपके पास थोड़े से बजट हैं ठीक ठाक, तो आप 16 GB कम से कम रखो, 16 GB रैम रखो। और अगर 16 GB में नहीं जा सकते तो कम से कम 8 GB रखो, 4 GB तो मत रखना, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि 16-17 साल से मैं इन सब चीज़ों से मतलब भुगतते आ रहा हूँ, एक तरह से कह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप बाद में चीज़ों को अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अपग्रेड करने जाते हो ना भाई, तो टेक्निकल चीज़ों में ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। आप अपग्रेड भी कर लोगे लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इससे बेटर है कि शुरुआत में ही थोड़ा सा रुक के एक अच्छा निर्णय ले करके एक अच्छा सिस्टम खरीदो, और जो आगे आपको लाइफ में प्रॉब्लम ना करें। हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग सोचते हैं कि हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो जीवन में एक बार तो लैपटॉप खरीदेंगे और पूरा ज़िंदगी भर हम इसको चलाएंगे, इस टाइप का। जबकि ऐसा नहीं, कभी भी आप लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, या कोई भी टेक्नोलॉजी खरीदते हो, तो आप उसको ये मत सोचो कि आपको उसको पूरा ज़िंदगी भर इस्तेमाल करना है। वो जो टेक्नोलॉजी जो आपने ख़रीदा है वो कम से कम 15 से 16-17 साल तक आपका साथ देगी। उसके बाद टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो जाती है 15, 16, 17 सालों में कि आपका वो जो हार्डवेयर है, आपने जो सिस्टम खरीदा हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं पुराना हो जाता है। अब जो नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, वो नए जो टेक्नोलॉजी के जो हार्डवेयर्स है उस पर डिपेंडेंट है। जो पुराने हार्डवेयर्स हैं उस पर वो कंपेटेबल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो चलाता हूँ अपने लैपटॉप में, वो विंडो 10 वगैरह चलाता हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 11 कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। समहाउ हम उसको मतलब विंडो 11 में उसमें डाल सकता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो लैग मारेगा, बूट टाइम ज़्यादा लेगा, और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं उसमें, ठीक है। कुछ अपग्रेडेशन इशू आ सकता है, कुछ ड्राइवर इशू आ सकते हैं, इस टाइप का, जो कि एक सही चीज़ नहीं है, ठीक है। जो जेन्युइनली OS जो इंस्टॉल होता है बढ़िया से, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो अभी मैं विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शायद विंडोज़ 11 में एक कुछ हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी भी है, ठीक है, जो कि मेरे सिस्टम में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी लैपटॉप वगैरह जब खरीदते हो, ठीक है, या कोई भी सिस्टम जब आप खरीदते हो, तो ये मत सोच के खरीदो कि हमको पूरा ज़िंदगी भर उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो 15, 16, 17 साल के बाद उसका हार्डवेयर इतना पुराना हो जाता है और मार्केट में नए हार्डवेयर स्ट्रक्चर के हिसाब से, नए ऑपरेटिंग सिस्टम, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए सॉफ्टवेयर्स बिल्ड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके उस सिस्टम पे ना चलें, ठीक है। और एक आप फिर एक जो वो फील होता है कि यार मैं पुराना जनरेशन पे ही काम कर रहा हूँ, इस टाइप का
अभी तक मैंने विंडो 11 चला नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरा पीसी सपोर्ट, लैपटॉप ही सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई, तो कैसे चला पाऊँगा मैं उसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और तो मैंने क्या कहा कि प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड अच्छे होने चाहिए, रैम अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और ये मत सोचो कि आप ज़िंदगी भर उस लैपटॉप को यूज़ करने वाले हो। आप ये सोचो कि 15-17 साल वो चलाऊँगा, उसके बाद मुझे इस लैपटॉप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बेहतर अप्रोच है इस लैपटॉप वगैरह के बारे में सोचने के लिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह, अच्छा हाँ, हार्ड डिस्क तो भाई ये इस पे तुम थोड़ा फोकस करना। जो पुराने लैपटॉप में जो आते थे स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, मेमोरी के लिए, वो हार्ड डिस्क होते थे, ठीक है। अब आते हैं SSD, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो, और बहुत ज़्यादा उसमें स्पीड होती है SSD में, ठीक है। आई थिंक NVMe करके SSD अभी जनरेशन 5 का लेटेस्ट चल रहा है, और बहुत ही टॉप स्पीड है उसकी, ठीक है। तो लैपटॉप में हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप मत खरीदना, SSD वाला लैपटॉप खरीदना, ठीक है। और ट्राई करना कम से कम, हाँ, SSD की जो स्टोरेज कैपेसिटी आपके लैपटॉप में होनी चाहिए वो 500 GB मत रखना, 500 GB बहुत कम है, ठीक है। कम से कम 1 TB रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर आपके पास खुद के पैसे हैं तो आप और उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन कम से कम 1 TB SSD तो ज़रूर रखना अपने लैपटॉप के अंदर में, ठीक है। अब बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि भाई ये तो बहुत ही एकदम हैवी सिस्टम की बात कर रहा है ऐसा करके, ठीक है भाई, लेकिन आपको आगे ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और जब आगे आपका सिस्टम स्लो होता है काम करने में, एक एक चीज़ वो करने में बहुत इरिटेशन लगता है, ठीक है। तो और ज़रूरत भी इतना ज़्यादा होता है कि आप बार बार सोचते रहते हो यार कि अब यार 4 GB रैम है मेरे सिस्टम में, तो उसको अब 8 GB कम से कम कैसे करूं यार। अब 8 GB खरीदने के लिए उसमें 4 GB रैम एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 4 GB का मुझे एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाऊं, इस टाइप का मतलब बहुत सारे इशू आते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ लैपटॉप में कि भाई स्लॉट एक ही दे दिए होते हैं, ठीक है। तो 4 GB जो आप में लैपटॉप में लगा हुआ है, और 8 GB का रैम, 4 GB अगर एक एक्स्ट्रा खरीद के और लगा के उसमें 2 रैम इंस्टॉल करूँगा, इस तरह से सोचोगे तो फिर वो भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ही स्लॉट दिया रहता है। मतलब स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी कैसे है आपके लैपटॉप वगैरह में, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। कम से कम 16 GB तो मेरे हिसाब से आज के डेट में रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप में, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसका एक्सपेंडेबल जो सपोर्टेबल जो चीज़, रैम सपोर्टेबल जो चीज़ है वो 32 GB तक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको भविष्य में 16 GB भी अगर कम पड़े तो आप 32 GB में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रैम, प्रोसेसर, ठीक है। और ग्राफिक्स कार्ड कम से कम 4 GB होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेसर जो हाईएस्ट प्रोसेसर है उससे एक स्टेप नीचे भी रहोगे तो वही ठीक है, ठीक है। मतलब जनरेशन तो वही रहेगा, मतलब उसका जो वो है कोर i9 या i7, ठीक है, इस तरह से। और रैम, ग्राफिक्स कार्ड, प्रोसेसर, और तुम्हारा रैम, और क्या बताया मैं, हार्ड डिस्क वाला मत खरीदना, SSD वाला खरीदना, NVMe SSD वाला जो लेटेस्ट जनरेशन का SSD होता है, और बहुत ही टॉप स्पीड रहती है। इसमें आपका फाइल ट्रांसफ़र बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही क्विक, और बहुत ही स्पीड चलता है लैपटॉप इसमें, SSD में। हार्ड डिस्क में तो इतना एकदम ऐसा स्लो चलता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब एक डिसेंट चलता है, पर चीज़ें जल्दी अगर आपको करनी है, आपको थोड़ा फास्ट चाहिए चीज़ें, तो आपको SSD में जाना पड़ेगा, SSD ही करना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, अगर आप CSIT डिपार्टमेंट से हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा वो फोकस करते हैं, क्योंकि वो चलाने के लिए बहुत आसान होता है। और ये, और कॉलेज में हमको जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करोगे तो कॉलेज में आपका यूनिक्स लैब वगैरह होता है, यूनिक्स बोलता हूँ सॉरी, लाइनक्स लैब वगैरह होता है, ठीक है, जिसमें आपको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चलवाया जाता है।
लेकिन उस समय ना आपका ब्रेन उतना शुरुआत होता है, क्योंकि तो उस समय आपका ब्रेन उतना डेवलप भी नहीं हुआ रहता और आप उसको एक्चुअल सही में उसका यूज़ क्या है वो सब आप नहीं समझ पाते। तो आप ये बेसिकली मोटे मोटे तौर पे ये सोचते हो कि यार ठीक है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे विंडोज़ पसंद है तो मैं विंडोज़ चला लेता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको दोनों चलाना चाहिए। ठीक है, विंडोज़ और उबंटू दोनों चलाने चाहिए। ठीक है, लेकिन विंडोज़ से ज़्यादा, विंडोज़ तो तुम्हारा डेली यूज़ के लिए ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, लेकिन उबंटू जो लाइनक्स बेस्ड रहता है, ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाने सीखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आपको टर्मिनल कमांड्स वगैरह होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस फील्ड में आगे जाते हो ना, तो आप जब IT डिपार्टमेंट के अंदर आप घुसते हो तो बहुत सारे आपको जो क्लाउड स्टोरेज होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर में उबंटू ही चलते रहता है। ठीक है, तो पूरा ब्लैक सी स्क्रीन, उसमें आपको कमांड टर्मिनल में कमांड वगैरह से उसको आपको पूरा एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो लैपटॉप है सपोज़, तो एक में आप उबंटू इंस्टॉल करके रख सकते हो। ठीक है, और एक में आप विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करके रख सकते हो और दोनों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उबंटू का आदत आपको बनाना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि आगे भाई जो आप आगे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हो और वहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो आर्किटेक्चर अभी से आप अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करो, ताकि आप उससे अभी से फैमिलियर हो जाओ और उसमें आपको एक जो झिझक होता है, जो डर होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 100 स्टूडेंट में कम से कम 80-90 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको उबंटू का जो वो है डैशबोर्ड है या फिर जो भी है, मतलब उसका जो काला काला जो स्क्रीन है उसी से फियर होने लगता है। ठीक है, कि यार ये क्या हो गया, ये क्या टर्मिनल, इसमें पूरा एक एक चीज़ लिखना पड़ता है, चेंज डायरेक्टरी, CD लिस्ट, LS, ऐसा वैसा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये क्या होता है, मतलब उसमें पूरा कमांड बेस्ड रहता है ना चीज़ें। ठीक है, अब उबंटू दो तरह के आते हैं, एक तो उबंटू डेस्कटॉप आता है, एक उबंटू सर्वर आता है। ठीक है, तो हाँ, उबंटू डेस्कटॉप आता है, एक उबंटू सर्वर आता है। उबंटू डेस्कटॉप में दो चीज़ें आपको मिलती है, एक तो GUI मिलता है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप देख सकते हो कि भाई कहाँ पे फोल्डर कैसे बन रहा है, कुछ एप्लीकेशंस आपको, जैसे विंडोज़ में आप लोग को एप्लीकेशंस वगैरह देखने को मिलता है, उस तरह से वो उसमें भी GUI इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उबंटू डेस्कटॉप में। लेकिन उबंटू सर्वर में आपको पूरा टर्मिनल बेस्ड रहता है, उसमें सिर्फ आपको टर्मिनल लॉगिन ID पासवर्ड डालना पड़ता है और फिर वो टर्मिनल ओपन होता है और टर्मिनल के हिसाब से आप पूरा वो कमांड के हिसाब से आप पूरा अपने उस सिस्टम को एक्सेस करते हो, जो कि मोस्टली सर्वर्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, कम रैम वो करता है और फास्ट होता है, बहुत अच्छा ओपन सोर्स है उबंटू क्योंकि। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको तो आपको सीखना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कमांड प्रॉम्प्ट, पावर शेल, विंडो में अगर यूज़ कर रहे हो तो अगर आपके पास उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया तो आप पावर सेल में उसके प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, उसके कमांड्स वगैरह की। ठीक है, बाकी बेस्ट तो वही है कि आप उबंटू बिगिनर हो तो उबंटू डेस्कटॉप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। डुअल बूट कर लो ना। डुअल बूट में क्या होगा कि एक ही सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो, एक उबंटू भी रख लो, एक ये भी रख लो, विंडोज़ भी रख लो। ठीक है, अगर SSD है आपका जो लैपटॉप में और उसमें आप उबंटूज़ रखते हो और क्या कहते हैं विंडोज़ रखते हो डुअल बूट करके, तो फिर आप दोनों मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। ठीक है, जब भी आपको फाइल में कुछ इधर उधर करना होगा, ठीक है, तो आप विंडोज़ से लॉगिन कर लो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाओ। क्योंकि जब आप लैपटॉप चालू करते हो ना तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करना चाहते हो, उबंटू या फिर विंडोज़। ठीक है, तो फिर अगर आप विंडोज़ में जाते हो तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम खुलेगा, उबंटूज़ में जाओगे तो उबंटूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम खुलेगा। तो आप एक ही लैपटॉप में दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उबंटू सीख सकते हो, SSH जो टर्मिनल कमांड्स होते हैं वो सीख सकते हो।
ताकि आपको भविष्य में जब आप आईटी डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको जो सर्वर्स मिलते हैं उसमें जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलते रहता है, ठीक है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलते रहता है, वो सब आप अच्छे से वो सब कर सकते हो। इसके अलावा उबंटू लाइनक्स से रिलेटेड ही बहुत सारे और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे रेड हैट कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ आता है, और काली लाइनक्स आता है जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड है, लाइनक्स कर्नल पे ही बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पे सब में वही टर्मिनल कमांड से काम होना ये सब रहता है। तो आप जीवन भर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाते रहते हो, जो कि नॉर्मल एक घर परिवार के लिए और नॉर्मल काम वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्योंकि विंडोज़ के अपने अलग फीचर है ना, उसको तो आपको यूज़ करना ही करना है लाइफ में, ठीक है। लेकिन उबंटूज़ को हम टोटली नेगलेक्ट कर देते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टोटली अपने लाइफ से हटा देते हैं। अरे यार कौन काला काला स्क्रीन देखेगा, कौन वो कमांड याद करेगा। लेकिन भाई जब आप जॉब करने जाओगे ना, आप जब सर्वर्स हैंडल करोगे, ठीक है, तो आपको इसी काले स्क्रीन को फेस करना पड़ेगा, इन्हीं कमांड्स वगैरह को फेस करना पड़ेगा, तब वहाँ पर आपको दिक्कत होगा, तब वहाँ पर आपको लगेगा कि यार पहले सीख जाता है यार, कॉलेज में बहुत ही लाइट फोकस किए इस पे, इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो एक ही सिस्टम पे अगर SSD है तो बहुत फास्ट चलेगा आपके लैपटॉप में चीज़ें, ठीक है। और कम से कम 1 TB का तो रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 TB का रखो अगर कर सकते हो तो, ठीक है। मतलब SSD की जो कैपेसिटी है हार्ड डिस्क लैपटॉप के अंदर में, ठीक है। और बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और तो मुझे अभी ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है। हो सकता है वीडियो बनाने से पहले याद रहा होगा कि मुझे और ये चीज़ कहना चाहिए था ऐसा करके, पर अभी फ़िलहाल मैं याद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एक तो लैपटॉप ख़रीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए चीज़ मैंने बता दी आपको, और दूसरा तो ये उबंटू से रिलेटेड जो चीज़ है टर्मिनल। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ आप ना ये भी करना, फास्ट कंप्यूटर चलाने का मतलब वो करो, हैबिट डालो अपना, ठीक है। जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम खोलते हैं तो हमको फाइल एक्सप्लोरर खोलना पड़ता है, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे फाइल का एक आइकॉन रहता है, उस पर हम जाकर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर हमारा उसमें आता है, फ्रंट में आ जाता है, ठीक है, डिस्प्ले में। तो इस तरह से खोलते हैं। जबकि आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ हो सके आपसे, ठीक है। कीबोर्ड में बस शॉर्टकट Windows+E हमने प्रेस किया और सीधा एक्सप्लोरर खुल गया, फाइल एक्सप्लोरर खुल गया उसमें, इस तरह से। तो जितना ज़्यादा आप हो सके शॉर्टकट अगर आप यूज़ करते हो अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग के दौरान में, तो आपका जो स्पीड है कंप्यूटर चलाने का वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा। एक और चीज़ मुझे याद आया, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग जो होते हैं कंप्यूटर जब चलाना शुरू करते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं कि जो टाइपिंग करने का जो तरीका होता है, ठीक है, जो कि मैंने भी अपने लाइफ में गलती की, तो टाइपिंग करते हैं ना, तो ऐसे एक बटन को ऐसे देख के, एक बटन को देख के, एक दो उंगली से इधर एक उंगली इधर एक उंगली ऐसे करके देख के हम वो टाइप करते हैं। और उसमें एक समय के बाद स्पीड भी ठीक ठाक ही हो जाती है, तो अच्छा लगता है कि भाई हम तो हो जाता है टाइप जल्दी ऐसा करके। लेकिन कब तक आप वैसा टाइप करोगे, एक समय के बाद आपका हाथ ना थकने लगता है उसमें। आप जब ऐसे देखते हो ना कीबोर्ड को और एक उंगली से इस तरह से ऐसे टाइप करते हो, ठीक है, तो हाथ थकता है, ठीक है। तो मेरा तो हाथ बहुत थकता था, तो फिर मैं सोचता था कि यार और कोई तरीका, तो जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कीबोर्ड को चलाने का, ठीक है, कीबोर्ड में 2 मार्क रहता है, एक G या J, इधर एक मार्क रहता है, इधर एक मार्क, मुझे रिकॉल नहीं आ रहा है, ठीक है, पर मैं अब स्टैंडर्ड तरीका ही यूज़ करता हूँ। तो जो लैपटॉप कीबोर्ड को चलाने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हम अपना हाथ को एक स्टेबल पोजीशन पे उसमें कीबोर्ड में रखते हैं और बाकी सारे कीज़ को हम ऐसा प्रेस करते हैं। हमको ज़्यादा हैंड मूवमेंट इधर उधर देखना, कीबोर्ड को देखना, ये सब चीज़ नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है कीबोर्ड को चलाने का, वो तरीका आप यूज़ करो, उससे आपका जो हाथ है, हैंड है, वो थकेगा नहीं, आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और स्पीड भी बहुत अच्छा हो जाता है एक समय के बाद में। धीरे धीरे कुछ ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट वगैरह, स्पीड टेस्ट वगैरह का आता है, वो कम से कम आप 1 2 3 दिन मतलब आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा ऐसा ट्राई करोगे ना, तो आप में एक बेसिक डिसेंट स्पीड आ जाएगा,
धीरे धीरे मेमोरी उसको रिकॉल करने लग जाएगी कि कौन सा बटन किधर है, किस उंगली से मुझे कौन सा बटन एक्सेस करना है, इस तरह से। ठीक है, तो आप ये वाला जो टाइपिंग जो करते हो ना, देख देख के एक एक बटन ऐसा ऐसा देख देख के, उस टाइपिंग से आप छुटकारा पा सकते हो और ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप स्टैंडर्ड तरीका टाइपिंग करने का सीखते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप इम्प्रूव करो। शॉर्टकट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जब आप लैपटॉप चलाते हो तो कोई भी काम करने से पहले लैपटॉप में एक बार ज़रूर सोचो कि यार इस काम को करने का शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है, जैसे कोई विंडो खोलना है, कोई जैसे मैंने बताया फाइल एक्सप्लोरर को खोलना है, तो उसको खोलने के लिए हम कैसे शॉर्टकट ढूंढें। तो आजकल तो बहुत सारे AI आ चुके हैं, चैट GPT वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें आ चुकी हैं, आप वहाँ जाके चीज़ों को पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये काम करना है तो मुझे इसके लिए शॉर्टकट तरीका बताओ कि मैं इसको कम से कम समय में कर सकूँ। ठीक है, तो वहाँ पर देखो कि वो क्या क्या शॉर्टकट्स बताते हैं, वो शॉर्टकट्स को सेफली ट्राई करो अगर आपको चीज़ सही लगता है तो। ठीक है, और मतलब प्रॉपर वेरीफाई करके, और उन शॉर्टकट्स का ना एक फ़ाइल बना लो, मतलब एक नोटपैड अपने सिस्टम पे एक नोटपैड निकाल के उसमें लिखते जाओ कि भैया फाइल एक्सप्लोरर खोलने का जो शॉर्टकट है Windows+E, इस टाइप का। ठीक है, तो क्या होता है ना, हमारी जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ मतलब सामने आ रही हैं लाइफ में। ठीक है, तो हमारा ब्रेन ना इतने सारी चीज़ों को हैंडल करते करते ना वो छोटे टिनी चीज़ों को ना भूलने लगता है। ठीक है, वो हमारे दिमाग से ही हट जाता है, फिर हम वही जो प्रोसेस हम पहले करते थे, ऐसा माउस से क्लिक करना इस टाइप का, तो वो सब चीज़ मतलब हम करने लगते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि उसको एक नोटपैड पर लिख लो, जो भी आप कंप्यूटर को फास्ट एक्सेस करने के लिए जो शॉर्टकट्स सीख रहे हो, और उस नोटपैड फाइल में वो सारे शॉर्टकट्स रहेंगे। उसको कभी कभी सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार ऐसे एक बार झांक लो कि क्या क्या करना है। अच्छा, ये तो मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, इस तरह से चेक कर लो। ठीक है, तो आपकी मेमोरी में बार बार उस चीज़ को आप देखोगे, करोगे, तो आपकी मेमोरी ऑलरेडी उस चीज़ को याद करके रखेगी और आपका कंप्यूटर चलाने का जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा फास्ट हो जाएगा इससे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में जो बीच बीच में आता है, तो मैं सोचूँ मैं उन पे भी वीडियोस बनाते रहूँगा बीच बीच में। और कभी लगे कि इन टॉपिक्स पे जिन पे मैंने अभी बात किया, इन टॉपिक्स पे और भी अच्छे डिटेल में हम बात कर सकते हैं, तो फिर मैं इन पे भी और वीडियो बनाऊँगा इस चैनल पर, जो कि बाद में आ सकती है। और ऐप डेवलपमेंट वगैरह को लेकर के हम इसमें तो सीख ही रहे हैं इस चैनल पर। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए होगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि इस तरह के और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, ये ऐसे बातचीत है कि जैसे मतलब एक फ्रेंड अपने फ्रेंड से बातचीत करता है, ये किसी के बारे में बुराई अच्छाई या फिर ये चीज़ अच्छा है ये चीज़ बुरा है, ये सब चीज़ नहीं मतलब करता मैं इन वीडियोज़ में। ठीक है, जो चीज़ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस है, वो सब चीज़ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और आप कोई भी डिसीज़न अपने लाइफ में लेते हैं तो उसको अपने विवेक से, अपने सोच समझ से, अगर आपको वो चीज़ सही लगता है तो अभी आप उस चीज़ को करें। कोई इंटरनेट पे कुछ भी बोल रहा है और आप वो चीज़ कर दे रहे हो तो फिर वो भी आपके लिए हानिकारक कभी कभी हो सकता है। ठीक है, और क्या बोलना था मुझे, बस फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप अपडेटिंग योर नॉलेज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।